देखिए, तो योगा एंड अदर थेरेपीज़। योगा के अलावा और कौन-कौन से तरीके हैं, कौन-कौन से थेरेपीज़ हैं जिसके थ्रू हम अपने पेशेंट को ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जल्दी से उसको बेनिफिट दिलवा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स हैं और ये अभी का नहीं है, ये जो मेडिसिन ये जो ट्रीटमेंट का तरीका है ना, ये काफ़ी पुराना है, बहुत एंशिएंट है। इसको क्या बोला जाता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव थेरेपीज़, मतलब एडिशनली आप क्या-क्या देके अपने पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। Complementary and alternative therapy is a term commonly used to include all the healing practices that does not fall into the within the realm of conventional medicine. Means आप ऐसे कौन-कौन से एडिशनल तरीके हैं जिनके साथ जैसे आप किसी को ट्रीट कर रहे हो योगा के थ्रू, ठीक है? हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि आप किसी थायराइड के पेशेंट को योगा थेरेपी के थ्रू ट्रीट कर रहे हो, ट्रीटमेंट दे रहे हो, बिकॉज़ आप तो योगा थेरेपिस्ट हैं। तो आप तो योगा का नॉलेज है आपको। आप तो योगा के आसनों के थ्रू, प्राणायाम के थ्रू उनको ठीक करेंगे। लेकिन क्या आपको ऐसे लगता है कि अगर उनको डाइट प्लान ना दिया जाए कोई प्रॉपर, तो क्या आप उनको जल्दी ठीक कर सकते हो? 1 सेकंड रुकिए। तो क्या आपको ऐसे लगता है कि किसी ओबेसिटी के पर्सन को आप बिना डाइट बताए हुए, डाइट पे बिना ध्यान रखे आप बोलोगे बस सिर्फ़ आसन आप करिए, ठीक कर सकते हो क्या? बस आप नहीं ना, नहीं कर सकते। मतलब कि हमको कोई भी थेरेपी देते टाइम उसके साथ में कोई भी दूसरी अल्टरनेटिव या कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। दैट मीन्स अगर हम योगा के थ्रू किसी को ठीक कर रहे हैं, तो हमको चाहिए कि हमको डाइट प्लान भी देना पड़ेगा। हमको उनको नेचुरोपैथी भी बतानी पड़ेगी, नेचुरोपैथी कैसे इंक्लूड होगा? हमको पता नहीं चलता है बट हम कहीं न कहीं उसको इंक्लूड कर लेते हैं अपने ट्रीटमेंट के तरीके में। लाइक आप उनको क्या बोलेंगे, ओबेस पर्सन है, कोई बहुत हेल्दी, बहुत ज़्यादा फैट है उनको, तो आप कैसे बताएँगे कि ये आसन करिए। बट आप अपना डाइट मतलब अपना डिनर, लंच इतने-इतने टाइम पे किया करो। रात को लेट नाइट डिनर नहीं करना बिकॉज़ लेट नाइट डिनर करोगे तो क्या होगा, आपका वो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। डाइजेस्ट नहीं होगा तो फिर से फैट बनेगा। इस तरीके से आपने उनको एक डाइट का बता दिया। दूसरी बात आपने बोला मॉर्निंग में आप थोड़ा-सा वॉक पे जाया करो, ताज़ी हवा में घूमो, तो वो कहीं न कहीं नेचुरोपैथी हो गई। तो ऐसे हमको पता नहीं चलता बट हम अलग-अलग थेरेपी को कहीं न कहीं यूज़ करते ही हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे जो पेशेंट है, हमारा जो स्टूडेंट है, उनको जल्दी फ़ायदा होता है। इसीलिए हम केवल योगा के भरोसे नहीं रह सकते। कोई दूसरे योगा की ही बात नहीं है। एलोपैथी में भी आप देखिए, डॉक्टर के पास मेडिसिन लेने जाएँगे, तो डॉक्टर बोलेंगे ना कि चलो खाँसी हुई है, मेरी मेडिसिन ले लेना, चलो आप हम एडिशनली क्या करते हैं, काढ़ा बना के पी लेते हैं। ओके रोशनी जी, हो जाइए, कोई कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? तो कहीं न कहीं हमको एडिशनल चीज़ों पे डिपेंडेंट रहना ही पड़ता है बिकॉज़ उसके बिना हम जल्दी हमको बेनिफिट नहीं मिल सकते। इट कैन बी डिफाइंड एज़ अ वैरायटी ऑफ थेरेपेटिक और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर प्रैक्टिस। इसमें कौन-कौन सी चीज़ आती है इन कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी में? अलग-अलग वैरायटी आती है थेरेपेटिक, उसमें थेरेपेटिक मतलब उस चीज़ को डिसीज़ को क्योर भी करना होता है और उसका प्रिवेंशन भी होता है, मतलब उस बचाव भी है और उपचार भी है। इन थेरेपी के ज़रिए हम उनसे बचाव भी करके रह सकते हैं। मतलब ये जो थेरेपीज़ है ना योगा के अलावा या योगा, ये केवल और केवल किसी बीमारी का ट्रीटमेंट करने के लिए यूज़ नहीं होता, ये उनसे बचाव के लिए भी यूज़ होता है। जैसे कि हम अगर कोई पर्सन पूरी तरह से हेल्दी है, ठीक है? और वो रेगुलरली योगा प्रैक्टिसेस करते हैं अच्छे से, तो हमको लगता है कि वो बीमार पड़ेंगे बार-बार दूसरे लोगों की तरह एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल, नहीं ना, वो अच्छे हेल्दी रह रह सकते हैं, फिट रह सकते हैं। कोविड में क्यों बहुत से जो योगा प्रैक्टिशनर थे वो बीमार नहीं पड़े? क्यों उनको कोविड बहुत सीवियर लेवल पे नहीं हुआ प्रॉब्लम्स? बिकॉज़ वो योगा प्रैक्टिसेस करते थे, है ना? तो इसका मतलब योगा केवल एक थेरेपेटिक वे में हम यूज़ नहीं करते, हम उसको प्रिवेंशन के वे में भी यूज़ करते हैं, उससे बहुत सी बीमारियों का बचाव भी होता है। तो इनसे क्या-क्या होता है, इन जो थेरेपी की बात चल रही है, योगा के अलावा जो है, ये हमारी लाइफ़ की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, ये हमारे रेज़िस्टेंस को इम्प्रूव करते हैं। पहला, लाइफ़ की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, दूसरा इम्प्रूविंग रेज़िस्टेंस, हमारी बॉडी के रेज़िस्टेंस को इतना इम्प्रूव कर देते हैं कि हमको बीमारियाँ हमसे वैसे ही दूर रहती हैं। तीसरा,
रिक्लाइनिंग साइड इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी, जैसे कि अब कैंसर का पेशेंट है, उसको इस तरह की अदर थेरेपीज, योगा थेरेपी है, इस तरह की थेरेपीज दी गई तो क्या होता है, अब वो तो कैंसर का पेशेंट है ऑलरेडी, उसको कीमोथेरेपी लेनी पड़ रही है, वो तो उसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है अभी। तो उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं उनको कम करने का काम करती हैं ये अदर और कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज। उसके अलावा अ, हमारे लाइफ के स्पैन को इंक्रीज करता है। जैसे कि हमारी लाइफ एक ऑन एन एवरेज धीरे धीरे कम होते जा रही है, क्यों? क्योंकि हमारे जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी चेंज हो गई है, काफ़ी अनहेल्दी लाइफ हम लोग सभी जी रहे हैं। कहीं ना कहीं पोल्यूशन है, कहीं ना कहीं चीज़ों में मिलावट है, उसकी वजह से हमारा लाइफ स्पैन धीरे धीरे कम होते जा रहा है। उसको भी ये इंक्रीज करने का काम करती है योगा थेरेपी एंड अदर थेरेपीज, मतलब उसमें सारे कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी आ जाएंगे। तो इस तरह का काफ़ी सारा हेल्पफुल होता है ये हमारे लिए। डेफिनेशन क्या है? ऑल्टरनेटिव थेरेपी सिस्टम आर दोज दैट ऑफर इंडिपेंडेंट थेरेपीज फॉर द फुल रेंज ऑफ डिसीज। मतलब ये जो कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी के बारे में बात हो रही है, ये क्या है? ये है इंडिपेंडेंट थेरेपीज। इंडिपेंडेंट थेरेपीज हैं हर तरह के बीमारियों के लिए। अब ये कौन कौन से हैं? ये जो हमारा चैप्टर, ये जो हमारा टॉपिक है थेरेपीज वाला, ये किन बीमारियों के कौन कौन सी थेरेपीज में आते हैं? वो है आयुर्वेदा, एलोपैथी, होम्योपैथी, चाइनीज मेडिसिन, अलग 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 उसमें आते हैं। कम टू द कम टू बी कॉल्ड सिस्टम ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन। ये अल्टरनेटिव मेडिसिन में अलग अलग थेरेपी आते हैं। सपोर्टिव ऑफ अदर सिस्टम सच एज नेचुरोपैथी, इनमें और सपोर्टिव सिस्टम है। लाइक कौन कौन से? नेचुरोपैथी है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सारे टाइप के आएंगे। ने- जी जी जी। हाँ हाँ, ऐसे ही नेचुरोपैथी, एरोमाथेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, मड थेरेपी, अभी तो बहुत सारे हो गए। और अभी की बात नहीं है, ये सब एंशियंट टेक्निक्स है, ये बहुत समय से हमारे भारत में यूज होते आ रहे हैं ऑलरेडी। इनसे बहुत से ट्रीटमेंट पहले से किए जाते जा रहे हैं, अभी का नहीं है, सब कुछ बहुत पुराना है। तो हाँ, इनसे भी, ये सब आयुर्वेदा ही है सबसे। कल सबसे ज्यादा प्रीवियस जो है ना, पुराना जो है ना, वो आयुर्वेदा है। सब उसकी ब्रांचेस हैं, ऐसे समझ सकते हैं हम, है ना? तो इसका मीनिंग क्या हुआ? द वर्ड अल्टरनेटिव मेडिसिन एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन आर ऑफन यूज इंटरचेंजेबल इंटरचेंजेबली। कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव थेरेपी, इनको बोला जाता है कैट, CAT। कैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव थेरेपीज, the term for medical products and practices that are not a part of standard medicine care। मतलब ये स्टैंडर्ड मेडिसिन केयर का पार्ट नहीं होते, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट थेरेपीज हैं जो कि बीमारियों को ठीक करने का काम करती हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। पीपल विथ कैंसर में यूज कैट टू हेल्प। में यूज कैट मतलब CAT, जो इसका फुल इनिशियल है। पीपल विथ कैंसर में यूज कैट टू हेल्प cope with the side effect of the cancer treatment such as nausea, pain and fatigue। इसको समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है एक कैंसर पेशेंट का, कि कैंसर पेशेंट को कैसे ये अल्टरनेटिव थेरेपीज उस पर इस्तेमाल करके उसके लिए क्या बेनिफिट्स हैं। तो देखिए, कैंसर पेशेंट को अपना ट्रीटमेंट तो कीमोथेरेपी की तरह लेना ही पड़ेगा। अगर वो बीमार है, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता बचता है कि उनको कीमोथेरेपी करवानी पड़ेगी, डिपेंड करेगा कौन कैंसर का कौन सा स्टेज चल रहा है। तो कीमोथेरेपी उनके लिए मस्ट हो जाता है। बट अब कीमोथेरेपी के काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। एक मिनट, हाँ, 1 मिनट रुकिए। आंटी 1 मिनट। नुपुर, नुपुर। हाँ आंटी, मेरा क्लास चल रहा है actually। अरे ताला नहीं है, वो बाहर वो लगा हुआ है, मेरा क्लास चल रहा है, खोलने नहीं दे। चलो ब्रेक, अरे वो बाइक नहीं पहना, बाद में आती क्लास बात करते हैं। तुझे आवाज आ रही तो सुन। आ ही नहीं थी, मैं कुछ काम कर रही थी।
सॉरी। तो हम एग्जाम्पल से समझ रहे थे कि अल्टरनेटिव या कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी किसी कैंसर पेशेंट के लिए कैसे हेल्पफुल हो सकता है। तो देखिए, अगर वो कीमोथेरेपी ले रहे हैं, कीमोथेरेपी के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं, लेना पड़ेगा। बट ये कैसे बेनिफिट करेंगी? ये उनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे उनको नौशिया फ़ील होता है पेशेंट्स को, है ना? या उनको बहुत ज़्यादा पेन होता है कीमोथेरेपी के बाद में, एक अनबियरेबल सा पेन होता है उनको पूरी बॉडी में। क्योंकि कीमोथेरेपी का प्रोसेस ही कुछ ऐसा होता है कि वो बहुत पेनफुल होती है। उसके अलावा उनको एक नेगेटिविटी आती है उनकी बीमारी की वजह से। तो अगर हम उनको साथ के साथ में योगा थेरेपी देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, उनकी उनकी निगेटिविटी कम होगी, उनको थोड़ा नौशिया भी कम होगा, और उनको जो एक जो पेनफुल प्रोसेस से वो गुजर रहे हैं उसको वो इजीली एक्सेप्ट कर पाएंगे। तो योगा थेरेपी के साथ साथ में नेचुरोपैथी और बाकी अदर जो थेरेपीज़ हैं उनको हम डिपेंड करता है कि क्या डिसीज़ है, उसके अकॉर्डिंग हम उनको दे सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से हमको इनको इस्तेमाल करना होता है। अब प्रिंसिपल क्या है? कैट मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंड अदर थेरेपीज़ के क्या प्रिंसिपल्स होते हैं? मीन किस पे बेस्ड हैं ये? द फोकस इज ऑन द होल पर्सन, द फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। ये जो थेरेपीज़ दी जाती हैं, ठीक है? अब जो कीमो चल रहा है वो तो उनका एक मेन हो गया, जिस थेरेपी से वो ठीक हो रहे हैं। अदर थेरेपीज़ के बारे में बात चल रही है कि उनका प्रिंसिपल क्या है। उनका प्रिंसिपल होता है ना कि डिसीज़ पे काम करो, बल्कि उस पर्सन की, उस पेशेंट की इमोशनल, साइकोलॉजिकल और सोशल हेल्थ पे, और साथ में स्पिरिचुअल हेल्थ पे भी काम करना, जिससे कि वो पेशेंट जल्दी ठीक हो जाए। कैसे ठीक होगा? हमने देखा है, जब कभी भी कोई भी पेशेंट होता है ना, छोटा भी सिंपल सी सर्दी खांसी भी किसी को हो जाती है ना, तो वो पर्सन 1 या 2 दिन भी बेड पे रहेगा। समझिए हम ही लोग हैं, 1 या 2 दिन भी बेड पे रहेंगे ना, तो उतने टाइम हमको बहुत नेगेटिविटी फ़ील होती है कि हमको जाने क्या हो गया है, और मतलब हम कब तक ठीक होंगे। देन मेडिसिन्स, ये वो सब चीज़ें, खाना-वाना, कभी किसी को ज़्यादा सीवियर सिम्पटम्स होते हैं, है ना? कभी घर में कोई काम करने वाला नहीं होता, हम ही अकेले होते हैं, तो हम उस वजह से भी नेगेटिविटी में जाते हैं कि सारे काम रुक गए मेरी वजह से। तो इस टाइप की नेगेटिविटी फ़ील होती है। इन ये जो थेरेपीज़ हैं, ये हमारी साइकोलॉजिकल और हमारी इमोशनल हेल्थ पे भी काम करती हैं। उससे क्या होता है, हम बीमारी से जल्दी रिकवर हो जाते हैं, ठीक है? दूसरा प्रिंसिपल है प्रिवेंटिंग ऑफ इलनेस इज़ प्राइमरी गोल। प्रिवेंटिंग ऑफ इलनेस मतलब कि जो बीमारी है उसको ठीक करना इसका पहला गोल है। पहला उस पे वो काम करती है कि इस चीज़ को ठीक करना है, और साथ-साथ में उनकी तो मेंटल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल हेल्थ को भी ठीक करना। तीसरा प्रिंसिपल, ट्रीटमेंट्स आर हाईली इंडिविजुअलाइज्ड। मतलब जो पर्सन आप उसको, जिसको ठीक कर रहे हैं, जिसको आप ट्रीटमेंट दे रहे हो, वो पूरा थेरेपी कौन सी देनी है, ये पूरी तरह से इंडिविजुअलाइज होगी, मतलब उसी के लिए डिज़ाइंड होगी स्पेशली। कैसे डिज़ाइंड होगा? उनका नेचर क्या है, वो चीज़ों पे कैसे रिएक्ट करते हैं वो पर्सन। अलग अलग पेशेंट को आपको अलग अलग थेरेपीज देनी पड़ती है। किसी पे मड थेरेपी नहीं काम कर रहा है, किसी पे उस थेरेपी में थोड़ा आपको मॉडिफाई करना है। आप सेम एक ही घर में रहने वाले 4 लोगों को 4 एक जैसे आसन नहीं दे सकते, बिकॉज़ किसी की मेंटल हेल्थ अलग है, किसी का, सबका अलग-अलग एक कुछ नेचर और बिहेवियर, और सबका अलग एक मेंटल, मतलब मेंटालिटी होती है ना? बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, यूनिक रिक्वायरमेंट। तो थेरेपीज़ इंडिविजुअलाइज़्ड होता है, जैसे कि योगा थेरेपी है ना? डिप्रेशन का पेशेंट है, 4 डिप्रेशन के पेशेंट हैं, चारों का रीज़न अलग होगा, चारों के रूट कॉज़ेज़ अलग होंगे, चारों का घर का माहौल अलग होगा, तो चारों के लिए थेरेपी पूरी तरह से इंडिविजुअलाइज़्ड हो जाएगी, योगा थेरेपी भी। इसलिए बोला जाता है कि ये थेरेपीज़ इंडिविजुअलाइज़्ड होते हैं। उसके बाद एक और प्रिंसिपल, ट्रीटमेंट्स आर एम्ड एट द कॉज़ ऑफ इलनेस रादर देन इट्स सिम्पटम। ट्रीटमेंट जो होता है ना, वो किस पे बेस्ड होता है? बीमारी की सिम्पटम्स पे बेस्ड नहीं होता है इसमें, कि सिम्पटम्स क्या दिख रहे हैं। लाइक अभी जैसे हमने बात की डिप्रेशन की, तो डिप्रेशन में सिम्पटम्स क्या दिख रहे हैं उस पेशेंट में? किसी में कोई सिम्पटम है, कोई बहुत चिड़चिड़ा हो गया है डिप्रेशन में, दूसरा पेशेंट चिड़चिड़ा नहीं हुआ बट वो रिएक्ट अलग ढंग से करने लगा, कोई बहुत एग्रेसिव है, तो सबके सिम्पटम्स अलग हैं। तो ये जो अल्टरनेटिव थेरेपीज होते हैं ना, ये सिम्पटम्स को देख के नहीं होते, ये उनके कॉजेज को देख के होते हैं कि इसको क्या ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। कॉज मतलब
वो जो 4 डिप्रेशन के पेशेंट हैं, उनका कारण क्या था डिप्रेशन में जाने का? हो सकता है किसी के घर का एटमॉस्फेयर ठीक नहीं है, किसी का वर्क प्लेस का एटमॉस्फेयर ठीक नहीं है और किसी का पर्सनल कुछ प्रॉब्लम है। तो सबके कारण अलग है, तो सबके लिए थेरेपी भी अलग होगी, ऐसा उनका कहना है। कि ट्रीटमेंट कॉज़ पे डिपेंड करेगा, ना कि उसके सिम्पटम्स पे। और एक प्रिंसिपल, treatments are designed to support the natural healing process of the body. दैट मीन्स जो ट्रीटमेंट होगा, जो प्रोसेस होगी, वो किस पे डिसाइड, जो कैसे होगी, बॉडी के नेचुरल हीलिंग प्रोसेस पे। नेचुरल हीलिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग, मतलब उनके बॉडी कैसे हील करती है, हमारी बॉडी में हीलिंग सिस्टम होता है खुद का, तो उसको वो प्रमोट करता है ये। जैसे कि हमको पता है, हमको बुखार आता है, तो बुखार आना खराब नहीं है, सर्दी खांसी होना इतना खराब नहीं है, कहीं ना कहीं वो इंडिकेशन होता है दूसरी बीमारियों की, कहीं ना कहीं हमारी बॉडी का एक रिस्पॉन्ड करने का वो तरीका है। तो अ, हमारा बॉडी का एक खुद का एक सिस्टम होता है बीमारियों से लड़ने का, उसको प्रमोट करती हैं ये ऑल्टरनेटिव थेरेपीज। Next principle, it can used along with the standard medical treatment but is not considered by itself on standard therapy। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये क्या करता है, अल्टरनेटिव थेरेपीज जो क्या होता है, इनको कैसे यूज़ किया जा सकता है, अलॉन्ग विद द स्टैंडर्ड मेडिकल ट्रीटमेंट। अब समझिए, जैसे कि अभी हमने बात की थी कैंसर पेशेंट की, ठीक है, अब किसी को कैंसर हो गया, थर्ड या फोर्थ, थर्ड स्टेज का है, सेकंड स्टेज का है, जो भी है, बट हम उनको ऐसा नहीं बोल सकते कि हम योगा थेरेपी से आपको ठीक कर देंगे, बिकॉज हम योगा में है तो हम सोचेंगे सभी कुछ उससे ठीक होता है, नहीं। हर थेरेपी का एक लिमिटेशन होता है। वो अगर ऐसा है कि पहले स्टेज पे है, क्यूरेबल है, तो हम ट्राई कर सकते हैं, वो भी हमको बहुत सारा स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर कैंसर का स्टेज आगे जा चुका है, तो हम ऐसा उनको मतलब इंश्योर नहीं कर सकते कि हम योगा से उसको ठीक कर सकते हैं ना, क्योंकि उसके लिमिटेशंस है, वो वहीं तक काम कर सकता है, उसके बाद क्या होगा, उनको सर्जरीज, कीमोथेरेपी, इस टाइप की चीज़ें, मतलब एक स्टैंडर्ड मेडिकल ट्रीटमेंट उनको लेना पड़ेगा। दैट मीन्स वो क्या बोल रहे हैं, इट कैन यूज्ड अलोंग विद द स्टैंडर्ड मेडिकल ट्रीटमेंट। मतलब कीमोथेरेपी के साथ आप योगा थेरेपी, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा दे सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि उनको बोल दिया नहीं आप कीमो करवाएंगे ही नहीं, आप तो इसी से ठीक हो जाएंगे, ऐसा हर जगह पॉसिबल नहीं होता है। बट इज नॉट कंसिडर्ड बाय इट सेल्फ और एज स्टैंडर्ड थेरेपी। ऐसा नहीं बोल सकते कि केवल इसी से हम आपको ठीक कर देंगे, ऐसा गारंटी हम नहीं ले सकते, है ना। उसको टाइम लगेगा, हमारा स्टडी कितना अच्छा है, डिसीज़ कैसा है, डिसीज़ की सीवियरिटी कितनी है, कितना लंबा टाइम उस डिसीज़ को हो चुका है, ये सब चीज़ों पे स्टडी करना पड़ेगा, देन उसके अकॉर्डिंग दे सकते हैं, ठीक है। अब एक और प्रिंसिपल, नो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स। ये जो भी थेरेपीज़ होती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज़, इनके हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं के जैसे होते हैं। सिर्फ़ इनको जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको उसका पूरा नॉलेज होना चाहिए कि किसको कैसे देना है, तो उसके भी हार्मफुल हो जाएँगे अदरवाइज़, है ना? अगर हम योगा में हैं, तो हमको पता है कि योगा वैसे तो हार्मफुल नहीं है, लेकिन हम उसको गलत तरीके से करेंगे तो वो भी हार्मफुल होता है ना? तो हमको उसका नॉलेज होना चाहिए प्रॉपर। नेक्स्ट है, इट प्रमोट पॉजिटिव हेल्थ। जो भी ऑल्टरनेटिव थेरेपीज होती हैं, वो हमेशा अच्छी हेल्थ को प्रमोट करते हैं। पॉजिटिव हेल्थ मतलब सारे एस्पेक्ट में हेल्थ, केवल ऐसा नहीं कि फिजिकली फिट है, मेंटली फिट नहीं है, सारे एस्पेक्ट में हेल्दी होना एक पॉजिटिव हेल्थ कहलाती है। यूजेस द हीलिंग पावर ऑफ नेचर एंड ट्रीट द कॉज। ये और एक प्रिंसिपल पे काम करता है कि हमारी प्रकृति में एक जो हीलिंग पावर है, मतलब प्रकृति में हीलिंग पावर कैसे है, अगर हम अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंग चलते हैं, मतलब अपने बॉडी के क्लॉक को, अगर हमारी बॉडी में क्लॉक है ना, हम अगर उसको डिस्टर्ब नहीं करते, तो हम काफ़ी सारी बीमारियों से बचे रह सकते हैं। कैसे? अगर हम टाइम पे सोते हैं, टाइम पे उठते हैं, टाइम पे खाना खाते हैं, सारा हमने एक रूटीन सेट कर रखा है, तो हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। लेकिन अगर हमारा टाइम टेबल सेट नहीं है किसी चीज़ों का, अगर हम सोने के टाइम पे जागते हैं, जागने के टाइम पे सोते हैं, खाना हमारा टाइम पे नहीं, तो वैसे ही हमको काफ़ी सारी बीमारियाँ हो जाएँगी। तो इसमें क्या करते हैं, हम अपनी बॉडी की हीलिंग का जो सिस्टम है ना, उसको डिस्टर्ब कर देते हैं वैसा करने से। तो ये क्या करता है, ये जो कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज़ हैं, ये क्या करती हैं, बॉडी की हीलिंग पावर को यूज़ करती हैं बीमारी को ठीक करने में।
द थेरेपिस्ट गाइड द पेशेंट एज अ टीचर। इसमें जो थेरेपिस्ट होता है, जो भी थेरेपी दे रहा हो, वो मड थेरेपी हो, वो क्रोमोथेरेपी हो, कोई भी हो, हाइड्रोथेरेपी हो, योगा थेरेपी हो, तो उसमें पेशेंट को एक गाइड की तरह उसको चीज़ें अच्छे से प्रॉपर गाइड की जाती हैं। एक टीचर की तरह, एक टीचर की तरह और एक स्टूडेंट की तरह हम उसको गाइड करते हैं अपने स्टूडेंट को। अब इनका काफ़ी सारा क्लासिफिकेशन है, जैसे कि बहुत सारे थेरेपीज़ हैं, अलग-अलग उनको डिवाइड किया गया है कि कौन-सी है, होम्योपैथी है, सिद्धा है, यूनानी है, आयुर्वेदा है, नेचुरोपैथी है, योगा है, रेकी है, बहुत सारी बहुत सारी थेरेपीज़ हैं, अरोमा थेरेपी, साउंड थेरेपी, कलर थेरेपी, डांस थेरेपी, इस तरह की बहुत सारी अलग-अलग थेरेपी से ट्रीटमेंट किए जाते हैं। डिपेंड करेगा डिसीज़ क्या है, पेशेंट कैसे हैं, उनको कौन-सी थेरेपी सूट होगी। एक्यूपंक्चर है, रेकी है, अरोमा, यूनानी, अलग-अलग अलग-अलग थेरेपीज़ हैं। कल हम इनको स्लाइड्स के थ्रू भी समझेंगे। अब आई बात, हमने प्रिंसिपल्स पढ़े, इंट्रोडक्शन पढ़ा, अब आई बात लिमिटेशंस की, कि इन जो अल्टरनेटिव थेरेपीज़ हैं, इनके लिमिटेशंस क्या है? क्या लिमिटेशन है? कहाँ पे आके मतलब अपना काम करना बंद कर देती है, किस जगह पे? तो वो समझ लेते हैं थोड़ा-सा। देखिए, although alternate medicine is widely accepted and preferred throughout the world, ऐसे तो वाइडली उनको एक्सेप्ट किया गया है इन थेरेपीज को, पर देर आर सर्टेन लिमिटेशंस एंड बैरियर्स। तो पहला क्या है? रिलेटिवली लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट प्लान्स एंड हीलिंग टाइम। ये जो थेरेपीज़ होते हैं ना, इनको बहुत ज़्यादा टाइम, मतलब थोड़ा एक लंबा टाइम लगता है ठीक होने में, है ना? इसीलिए बोला गया कि स्टैंडर्ड मेडिकल ट्रीटमेंट हमको लेना है। अगर कोई बीमारी ऐसे सीवियर है, हमको बहुत ज़्यादा पेन है, हम उस बीमारी को पेन को सहन नहीं कर पा रहे, तो इन थेरेपी के भरोसे बैठे नहीं रहना है। एक स्टैंडर्ड मेडिकल ट्रीटमेंट लेते हुए साथ में इनको करना है ना? हम जैसे बोलते हैं कि कोई किसी को कोई डिसीज़ है ना? उनको बहुत पेन है, किसी को अर्थराइटिस है, तो हमने बोला कि अर्थराइटिस तो योगा से ठीक हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि योगा ही देंगे और उनको डॉक्टर से मेडिसिन लेने मना कर देंगे, नहीं। उनको अपना स्टैंडर्ड मेडिकल ट्रीटमेंट लेते साथ में योगा थेरेपी लेनी होगी, ठीक है? बिकॉज़ इसके लिमिटेशंस हैं। दूसरा, लेस यूज़फुल इन इमरजेंसी सिचुएशंस, जैसे हमने पहले ही बात की कि जब इमरजेंसी सिचुएशंस होते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन कौन-सा? जब किसी को एकदम से, अब बीपी का पेशेंट था, योगा थेरेपी ले रहे थे, नेचुरोपैथी ले रहे थे, आयुर्वेदा ले रहे थे, बट अचानक से उनको बीपी बूस्ट हुआ, उनका हार्ट फेल्यूर हुआ, हार्ट अटैक हुआ, तो ऐसे में कौन-सी थेरेपी काम करेगी? कोई भी नहीं। उस टाइम तो उनको मेडिकल ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा, है ना? तो ये क्या है, इमरजेंसी सिचुएशन में ये काम नहीं करते हैं ऐसे में। लैक ऑफ एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन अमंग द पीपल। Much of the alternative medicine is not approved by the US Food and Drug Administration and other developed countries. बहुत से अल्टरनेटिव मेडिसिन ऐसे हैं जो कि अप्रूव्ड नहीं हैं, तो उनके बारे में प्रॉपर नॉलेज होना ज़रूरी है कि वो किस तरीके से काम करते हैं। यूजुअली जो इंश्योरेंस होता है ना, यूजुअली इंश्योरेंस डज नॉट कवर द ट्रीटमेंट डन थ्रू अल्टरनेटिव मेडिसिन। देखिए, जब हम इंश्योरेंस वगैरह करवाते हैं अपना हेल्थ इंश्योरेंस, तो जब हम किसी डॉक्टर के पास में जाके किसी प्रॉपर हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट लेते हैं, तो उसी को वो कवर करता है, हेल्थ इंश्योरेंस उन्हीं को कवर करता है। अगर हम किसी ऑल्टरनेटिव थेरेपी के थ्रू अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं, लाइक यूनानी हो गया, सिद्धा हो गया, आयुर्वेदा हो गया, तो इस कंडीशन में हेल्थ इंश्योरेंस उसको कवर नहीं करता। तो इसलिए भी लोग नहीं करवाना चाहते कि अगर हम केवल इसके इसके थ्रू करेंगे तो हमको इंश्योरेंस कवर नहीं मिलेगा। अ, इसके अलावा रिसर्चर रिलेटेड टू अल्टरनेटिव मेडिसिन हैव यूजुअली लेस सैंपल, पुअर कंट्रोल एंड लैक ऑफ कंपैरिजन एज कंपेयर टू द मॉडर्न मेडिसिन। रिसर्चर्स के पास में बहुत इस टाइप के जो अल्टरनेटिव थेरेपीज़ हैं, इन पे रिसर्च करने के लिए काफ़ी कम सैंपल उनके पास होता है। इसलिए इसमें फ़ील्ड में थोड़ा और ज़्यादा स्टडी, थोड़ा एनालिसिस और इस पे रिसर्चेज़ होने की ज़्यादा ज़रूरत है।
ऐसा बोला जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे एक एक हम एक कंपैरिजन पढ़ लेते हैं कि जो रेगुलर मेडिकल जो प्रैक्टिस होती है उसमें और कैट मतलब अम, हमारी जो कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव थेरेपीज हैं उसमें और रेगुलर मेडिकल प्रैक्टिसेस में क्या फ़र्क है। तो उसमें ऐसा है, कन्वेंशनल थेरेपी एंड कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी। कन्वेंशनल मतलब जो एक जो ट्रीटमेंट होता है ना, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट, वो इनको क्या बोला जाता है, कन्वेंशनल जो ट्रीटमेंट होता है उसको बोला जाता है कन्वेंशनल मेडिसिन, ऑल्सो कॉल्ड वेस्टर्न मेडिसिन और मॉडर्न मेडिसिन। जो हम एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं उसको मॉडर्न ट्रीटमेंट या वेस्टर्न ट्रीटमेंट भी बोला जाता है। जबकि कैट कैट क्या है, कैट रेफर्स टू ट्रीटमेंट दैट पीपल यूज इन एडिंग टू कन्वेंशनल मेडिसिन। ये कैट क्या है, इसको ऐड किया जाता है, जो वेस्टर्न मेडिसिन है ना उसके साथ ऐड किया जाता है, ना कि अकेले। इस पे काम थोड़ा कम होता है, इसको उसके साथ में ऐड करके ट्रीटमेंट दिया जाता है कि एलोपैथी ट्रीटमेंट भी लेते रहिए या सर्जरी है या कहीं कोई डैमेज है बॉडी के किसी बोन में या मसल्स में, तो आप अपना ट्रीटमेंट लेते रहिए और साथ में अल्टरनेटिव थेरेपीज को लीजिए। दूसरा, we use conventional medicine to prevent or diagnose and treatment symptoms and condition. जनरली जो वेस्टर्न ट्रीटमेंट होता है ना, जैसे एलोपैथी ट्रीटमेंट, उसको हम किस लिए यूज़ करते हैं कि प्रॉपर हमारा डायग्नोसिस हो जाए, हमको पता चल जाए कि बीमारी क्या है ना। और जनरली सर्जरी या इस तरह के पर्पज से और ट्रीट करने के लिए अपने जो सिम्टम्स, जैसे बहुत तेज पेन हो रहा है तो हम क्या करेंगे, वेस्टर्न मेडिसिन में ही जाएंगे उस सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए, पेन ना हो इसके लिए। लेकिन जो कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज है उनको क्या करते हैं, उनको करते हैं टू एलिवेट द साइड इफेक्ट ऑफ कन्वेंशनल मेडिसिन। मतलब जो कन्वेंशनल मेडिसिन ले रहे थे पेन के लिए, समझो अब हमने किडनी के लिए कोई मेडिसिन ले ली है ना, या हमने समझो पेन किलर ली, बार बार हम पेन किलर लेते हैं, कहीं पे पेन रहता है बॉडी में, ठीक है। इतना तो सभी को पता होगा कि जब हम बार बार पेन किलर लेते हैं, इवन कभी कभी डॉक्टर से बिन पूछे भी लेते हैं एलोपैथी में, तो वो पेन किलर्स हमारी किडनी को अफेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो हम जो कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन ले रहे हैं वो उस साइड इफ़ेक्ट को कम करने का काम करते हैं, इसलिए हम कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन भी साथ में लेते हैं। इससे ये फ़ायदा होता है कि केवल उन मेडिसिन के भरोसे मत रहिए, बिकॉज उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, साइड इफ़ेक्ट को कम करने के लिए कोई कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी साथ में ले लीजिए। तीसरा, अब जो कन्वेंशनल थेरेपी या मॉडर्न ट्रीटमेंट है उसकी क्या है, सम पॉसिबल ड्रॉबैक्स आर देयर। कुछ क्या है उसके, सम पॉसिबल कुछ ड्रॉबैक्स है, लाइक क्या होता है उसमें सर्जरी, और जैसे रेडिएशन थेरेपी है तो उससे हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट्स पे कुछ डैमेज या इंटरनल पार्ट्स पे कुछ अफेक्ट होता है, निगेटिव अफेक्ट ऐसे बोल सकते हैं। जैसे हम एक्सरे बहुत जल्दी जल्दी बार बार नहीं करवा सकते, वो रेज हमारे बॉडी में अफेक्ट करती है निगेटिवली, तो ये इसके ड्रॉबैक्स है। और इसी के कंपेयर में कॉम्प्लीमेंट्री को थेरेपी को देखा जाए तो उसके ड्रॉबैक्स ना होते हुए सेफ एंड कैन बी इफेक्टिव, दीज आर सेफ एंड कैन बी इफेक्टिव, ये सेफ हैं पूरी तरीके से, इनसे कोई हमको साइड इफेक्ट्स नहीं होते बॉडी में। जैसे कि अरोमा थेरेपी, योगा थेरेपी, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, आराम से योगा करते रहिए, 100 साल तक भी जिए तो 100 साल का इंसान भी योगा कर सकता है आराम से, उसके लिए कोई साइड इफेक्ट, सिर्फ वो गलत तरीके से नहीं होना चाहिए। तो ऐसे दोनों थेरेपीज का हमने कंपैरिजन किया। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेंगे इस चीज़ को। अ पर्सन में यूज कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी टू रिड्यूस स्ट्रेस, बैलेंस इमोशंस एंड एलिवेट फटीग वाइल अंडरगोइंग कीमोथेरेपी। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था एक कैंसर के पेशेंट के बारे में, तो यहाँ पे हम एक डिप्रेशन के पेशेंट को लेके चलते हैं, है ना, या डिप्रेशन का पेशेंट समझ लीजिए, या कोई भी अदर ट्रीटमेंट जिसमें वेस्टर्न ट्रीटमेंट किसी पर्सन का चल रहा है, और किडनी का ही समझ लीजिए, किडनी का कुछ चल रहा है प्रोसेस, तो बहुत सारे मेडिसिन उनको लेने होते हैं, तो क्या होता है वो पर्सन बहुत ज़्यादा निगेटिविटी में जाता है, बहुत स्ट्रेस में और डिप्रेशन में जाता है, क्योंकि उनका ट्रीटमेंट इतना लंबा है, प्रोसेस पेनफुल है, डायलिसिस है वो भी पेनफुल होता है।
तो इन पेनफुल सिचुएशन से बचने के लिए, उस पेन को थोड़ा कम करने के लिए, उन साइड इफ़ेक्ट्स को थोड़ा एलिवेट करने के लिए, साथ में उनको योगा थेरेपी या दूसरे कोई थेरेपी उनको दिए जा सकते हैं, मतलब कि कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी को यहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तरीके से हमको ये तो समझ आ गया कि कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज़ क्या हैं। आया? हैंड रेज़ कर दीजिए बस।